दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 1883। भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 1883 1882 1883। यदि इस आयोग की भूमिका में जाएं तो क्या होता है कि 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो सत्ता है वो परिवर्तित होती है। 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन होता है, लेकिन जैसे ही 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है उसके बाद भारत में जो ब्रिटिश क्राउन की सत्ता आ जाती है, ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता आ जाती है और उस समय तत्कालीन जो सत्ता है वो आती है महारानी विक्टोरिया की। तो क्या होता है कि इसके बाद भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये उस जो स्वतंत्रता के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था उसमें जो विद्रोह होता है दोनों देशों में, भारत में और इंग्लैंड में, उससे क्या है कि दोनों देशों में अभी जो संबंध है वो ठीक नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर विकास के कार्य हैं उनकी जो विकास के कार्यों की जो दिशा है वो बहुत धीमी पड़ गई है और दशा भी कमजोर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में काफी समय बाद जो जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इस समिति का निर्माण होता है। जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये जो समिति है, ये समिति उस समय के जो तत्कालीन वायसराय हैं लॉर्ड रिपन के पास जाती है और कहती है कि भारत में अब यहाँ पर शिक्षा की जो दिशा और दशा है दोनों सही स्थिति में नहीं है, इसके लिए कुछ कार्य किए जाएं। तो लॉर्ड रिपन क्या करता है कि जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंडिया का जो उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है अध्यक्ष है सर, ठीक है, विलियम हंटर। अध्यक्ष कौन है? सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर। इनके निर्देशन में एक शिक्षा आयोग के गठन की बात कहते हैं कि इनके निर्देशन में एक शिक्षा आयोग का गठन कर दिया जाए और इस कार्य में जो मिशनरीज हैं वो भी बहुत सहयोग करती हैं। तो जो आयोग का गठन है वो उसकी जो तिथि है वो क्या है? आयोग का गठन या अपॉइंटमेंट ये है 3 जनवरी या 3 जनवरी 1882 को आयोग का गठन किया जाता है और जो अध्यक्ष हैं वो इसके अध्यक्ष हैं सर विलियम हंटर। अब यहाँ पे ये देखना है कि सदस्य कितने हैं भाई, मेंबर। सदस्य हैं 20, कुल 20 सदस्य हैं, जिनमें जो भारतीय हैं, ठीक, भारतीय सदस्यों की संख्या है 7। भारतीय है 7। और किसके कार्यकाल में, ये किस वायसराय के कार्यकाल में इसका गठन हुआ है? तो वायसराय हैं लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इस आयोग का गठन किया जाता है। अब इसको यहाँ पर ये देखना है कि वाइस राय, तो वाइस का मतलब होता है उप, और रॉय का आशय होता है रॉयल, महल। जो ब्रिटिश रॉयल है, ब्रिटिश महल का है, वो उप है। उप से आशय है कि ब्रिटिश महल का जो चमचा है, वाइसराय कौन होता था? ब्रिटिश महल का ये चमचा, मान लीजिए सरल शब्दों में। तो ये हो गया। अब बात आती है कि भाई इसने अपना प्रतिवेदन कब दी, रिपोर्ट कब दी, ठीक है, कि प्रतिवेदन कब सबमिट किया। तो ये मार्च 1883 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया, रिपोर्ट दे दी, और कुल 770 पेजों में दी गई है, ठीक है। जो टोटल पेज हैं, कुल पृष्ठ हैं, वो 770 हैं। कुल पृष्ठ हैं वो है 770। तो यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था या क्या है उसकी अवधि। एक तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि जो जाना जाता है वो 1882 1883 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गठन कब हुआ था? 3 जनवरी 1882 को। कुल सदस्य कितने थे? सीधा सा प्रश्न पूछा जाता, 20। भारतीय सदस्य कितने थे? 7। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। इसने प्रतिवेदन कब दिया अपना? मार्च 1883 में। कितने पेजों में प्रतिवेदन दिया था? तो 770 में, ठीक है। इतने पेजों में इसने अपना प्रतिवेदन दिया था। तो ये चीज इतनी कंफर्म हो गई भाई। इतने प्रश्न है कि ये सारे प्रश्न ही हैं। अब आगे जो बात आती है कि भाई आगे क्या है, आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था, ठीक है। तो अब यहां से हम बात करें कि आयोग का कार्य क्षेत्र। आयोग का कार्य क्षेत्र, आयोग का कार्य क्षेत्र था, ये था कि जो बोर्ड डिस्पैच 1854 से जो शिक्षा की दिशा दशा चल रही है उसका अवलोकन करना चाहिए कि क्या है, और उस 1854 में जितनी भी शिक्षा नीतियां घोषित की गई हैं उन नीतियों का कितना पालन किया जा रहा है, उनका कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसको जानना था। तो अब यहां पर इसके कुछ पॉइंट देख लिए जाएं कि क्या क्या है। अब इस आयोग का जो मुख्य पॉइंट ये था कार्य क्षेत्र में, अगर देखें कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, और यदि स्थिति अगर सही नहीं है तो उसकी स्थिति को सही करने के लिए क्या सुधार किए जाएं, क्या उपाय किए जाएं। दूसरा क्या था कि माध्यमिक शिक्षा, कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर यूं कहा जा सकता है कि भाई जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक व उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन पर अधिक ध्यान देने से प्राथमिक शिक्षा को कितना नुकसान हुआ है या उसके विकास में कितनी बाधा आई है, इस चीज पर देखना। और 3 भूमिकाएं थी मुख्य। भूमिकाओं में क्या क्या था, ठीक है। एक भूमिका ये थी कि राजकीय स्कूलों की में जो शिक्षा की व्यवस्था है, भारतीय शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है, ठीक है, राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है, राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है। दूसरा क्या है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मिशनरियों की क्या भूमिका है, मिशनरी शिक्षा की क्या भूमिका है, मिशनरी शिक्षा की क्या भूमिका है। और तीसरा था कि व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है, ठीक है, जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनकी क्या भूमिका है। तो ये 3 भूमिकाएं देखनी थी। तो ये सारे का सारा ये इतना क्षेत्र था इसका कि भाई इस सब पे देखा जाए कि क्या क्या है, ठीक। तो पहला यही हो गया था कि भाई जो बोर्ड डिस्पैच 1854 है उसका कितना पालन किया जा रहा है, कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इनसे जो संबंधित है
इन सभी से संबंधित जो आयोग ने अपना रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, वो क्या है कि मार्च 1883 में सम्मिलित कर दी थी, सबमिट कर दी थी, दे दी थी। अब आप बात करते हैं कि भाई कि सजेशन क्या दिए आयोग ने भारतीय शिक्षा की दशा को और दिशा को बदलने के लिए क्या मतलब सजेशन दिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पे क्या दिए, माध्यमिक शिक्षा पर क्या दिए और उच्च शिक्षा पे क्या दिए, इनको हम बारी बारी से बात करेंगे भाई सजेशन क्या दिए हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे आयोग के सुझाव। आयोग के सुझाव, सबसे पहले बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा पर क्या है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा होगा वो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राइमरी एजुकेशन पर, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग के जो सुझाव हैं, वो आयोग ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि जो प्राथमिक शिक्षा का जो दायित्व है, प्राथमिक शिक्षा का दायित्व है वो जो सरकार है वो अपने उस पर ले। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व है, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए। ठीक है, स्थानीय निकायों, स्थानीय निकायों से ये है कि जो आपकी क्षेत्र पंचायतें हैं, ठीक, जिला पंचायतें हैं, उनको सौंप दिया जाए। और क्या है, ठीक है, और जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा का दायित्व है वो माध्यमिक और उच्च शिक्षा का जो दायित्व है वो व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, उच्च शिक्षा का जो दायित्व है वो व्यक्तिगत प्रयासों पर, व्यक्तिगत प्रयासों पर। यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किनको सौंपा था, तो स्थानीय निकायों को, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो व्यक्तिगत प्रयासों को या जो अमीर लोग हैं उनको। ये कहा गया कि भाई जो अमीर लोग हैं वो माध्यमिक और उच्च शिक्षा का जो व्यय है उसका उत्तरदायित्व वो स्वयं लें। अब यहाँ पर एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो स्थानीय निकाय हैं वो उस व्यक्ति का कितना मतलब करेंगे। तो इसके लिए आयोग ने कहा कि या तो 1/2 या 1/3, यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाई 1/2 या 1/3 टोटल व्यय का स्थानीय निकाय कितना लेंगे, अपने ऊपर लेंगे, तो कम से कम 1/2 या 1/3, इतनी सी बात हुई। अब बात आती है कि भाई कैसे, किसको किसको मिलेगा। साथ ही साथ इसने कहा कि अनुदान प्रणाली को उदार बनाया जाए। ठीक है, अनुदान प्रणाली को उदार बनाया जाए, अनुदान प्रणाली को उदार बनाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि अनुदान प्रणाली को उदार बनाया जाए। और उस अनुदान प्रणाली से क्या क्या होगा, तो सबसे पहले क्या है कि जब उदार बना दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, शिक्षकों के वेतन, शिक्षकों के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्तियां। ठीक है, तो छात्रवृत्तियां, और क्या हो, भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, इनका जो व्यय है वो पूरा किया जाए। जब अनुदान प्रणाली है, जो अनुदान मिलेगा तो उससे क्या होगा, शिक्षकों के वेतन दिए जाएंगे, छात्रों जो गरीब छात्र हैं उनको छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, स्कूलों के भवन निर्माण किए जाएंगे, प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा और उसमें पुस्तकों की खरीदारी की जाएगी। ये इतनी बात आई।
अब उसने कहा कि भाई कि जैसे कि ये जो शिक्षा है, तो भारतीय शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दोनों का विकास किया जाए। ठीक है, जो भारतीय प्राथमिक शिक्षा है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो दोनों से आशय है कि जो देसी पाठशाला है उनका भी विकास किया जाए और मिशनरी पाठशाला है उनका भी विकास किया जाए। यदि इन दोनों में से किसी एक को चुना जाए तो इसमें क्या है कि जो देसी पाठशालाएं हैं उनका चुनाव किया जाए। तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि भाई कि माध्यम क्या होगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होगा। माध्यम, तो माध्यम का उन्होंने कहा कि जो भी भाई यहाँ की स्थानीय जो भाषाएं हैं उनका, तो उसमें आपका आ गया संस्कृत आ गई, उस समय संस्कृत प्रभावी थी, अरबी आ गई और फारसी आ गई। ये माध्यम होंगे शिक्षा के। और मिशनरियों के लिए अंग्रेजी, ये माध्यम हो गए। प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की भी बात की कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ ये बात हम स्पष्ट कर ही चुके हैं कि भाई प्राथमिक पाठशालाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। अब माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव है उनको हम देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। अब माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव है वो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि माध्यमिक शिक्षा का यहाँ पे इन्होंने कहा कि उद्देश्य को स्पष्ट कर लिया जाए कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य में क्या है कि सामान्य जीवन की तैयारी की जाए। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने कहा कि सामान्य जीवन की तैयारी का उद्देश्य, सामान्य जीवन की तैयारी का उद्देश्य, सामान्य जीवन की तैयारी का उद्देश्य, सामान्य जीवन की तैयारी। दूसरा क्या होगा, इस पर इन्होंने कहा कि भैया उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, उच्च शिक्षा में प्रवेश, माध्यमिक शिक्षा के इन्होंने दो बहुत क्लियर कट जो उद्देश्य है ऑब्जेक्ट तैयार किए कि पहला उद्देश्य है सामान्य जीवन की तैयारी और जो दूसरा उद्देश्य है उच्च शिक्षा में प्रवेश। अब इसी के अनुसार इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, उसकी बात की कि पाठ्यक्रम क्या होगा फिर माध्यमिक शिक्षा का। तो पाठ्यक्रम में भी इन्होंने कहा कि भाई जब दो आपके पास उद्देश्य आ गए तो इसी तरीके से दो इन्होंने पाठ्यक्रम की भी बात की कि भाई दो पाठ्यक्रम होने चाहिए, एक आ पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक बा। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83 ने पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया, तो दो भागों में, एक आ पाठ्यक्रम और एक बा पाठ्यक्रम। जो आ पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो आ पाठ्यक्रम है यह साहित्यिक होगा। ठीक है, आ पाठ्यक्रम है वो साहित्यिक होगा या उच्च शिक्षा के विकास के लिए होगा। तो यहां ठीक है, साहित्यिक होगा और क्या होगा कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए होगा। ठीक है, अब साहित्यिक से क्या से जो भी आपके लिटरेचर है वो होंगे विशेष रूप से, और जो वह पाठ्यक्रम है वो होगा आपका जीवनोपयोगी। जीवनोपयोगी, इससे जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो बालक अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर सकते ज्यादा आगे तक, तो उनको ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए कि जिससे क्या है वो अपने आजीविका को चलाने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जो बी पाठ्यक्रम था, बी ठीक करिकुलम था, वो था व्यक्ति की आजीविका को चलाने के लिए। अब बात आती है कि भाई और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो माध्यमिक शिक्षा का माध्यम है, ठीक है, बात कर रहे हैं माध्यम, तो जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए।
ठीक है। केवल देखिए माध्यम की जो बात है वो जो प्राथमिक शिक्षा में ही माध्यम की बात कही कि जो आपकी मातृभाषाएं हैं वो हों, और जो उच्च शिक्षा है माध्यमिक शिक्षा इसमें जो माध्यम है वो अंग्रेजी ही रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक धीमे से अंग्रेजी की बात लगा दी कि भाई नहीं नहीं, उच्च शिक्षा में जो माध्यम है शिक्षा का वो अंग्रेजी होगा। अब बात आती है कि माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खोले जाए और कहां पर क्या है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। अब बात आती है कि भाई उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव है। तो इन्होंने कहा कि भैया जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, उसकी बात कर ले तो उच्च शिक्षा का आदेश वो जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ब्रिटिश क्राउन है या जो ब्रिटिश मतलब सरकार है, गवर्नमेंट है, तो उसके जो कार्यों के लिए तैयार करना, ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना जो सरकार के कार्यों में योगदान दें, ये मुख्य था। और क्या है, ठीक है। अब इसमें जो बात है वो ये है कि भाई जो एक प्रशासन की बात आएगी कि भाई ये प्रशासन और वित्त क्या है, ठीक है। तो इसमें बात कर लें, अगर इनको क्लियर कट देखा जाए तो यहाँ पे हम बात कर लें कि भाई मुख्य रूप से क्या है कि आपका जो मुख्य उद्देश्य बन रहा है, सबसे पहला है कि सरकार के कार्यों में, तो सरकार के कार्यों में आप तभी हाथ बटा पाएंगे जब आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो, उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो। पहला उद्देश्य था वो उच्च ज्ञान की प्राप्ति। और फिर इसमें क्या है कि जब उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपका नैतिक उत्थान होगा, ठीक है। और क्या है कि भाई जो धर्म है, मानव धर्म है, वो बढ़ावा दिया जाए उसको, ठीक है। मानव धर्म की बात की जाए, जैसे भारत में अलग अलग धर्म था, हिंदुओं के लिए सनातन धर्म था, मुस्लिमों के लिए इस्लाम था। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई जब उच्च शिक्षा में आ जाएगा तो हम ना इस्लाम की बात करेंगे ना बाइबल की बात करेंगे। बहुत जल्द बाइबल तो वो पीछे से दे ही उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने कहा कि नहीं मानव धर्म की बात करेंगे। और क्या उद्देश्य में है कि भाई व्यक्ति को नागरिक के कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाए, ठीक है। व्यक्ति के नागरिक कर्तव्यों का, व्यक्ति के नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाए, ज्ञान हो। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। अब पाठ्यचर्या क्या है, ठीक है। तो पाठ्यचर्या जो पाठ्यक्रम है तो उसमें आप जो मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जो सरकार को सहयोग दे उसको, सरकार को चलने में। तो ज्ञान विज्ञान का मुश्किल वो ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान दिया जाए, विशेष माध्यम बनाया जाए। दूसरा क्या है कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। और उसके लिए क्या है कि जो प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए, प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए। तो प्राध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में इसने कहा कि ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए, ऐसे भारतीयों की नियुक्ति की जाए जो ब्रिटिश में या इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, जो ब्रिटिश या इंग्लैंड में या लंदन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए प्राध्यापकों के संदर्भ में। तो ये मतलब मुख्य आपके हो गए पॉइंट। अब इसमें थोड़े थोड़े और पॉइंट है कि भाई जैसे मुसलमानों की शिक्षा के लिए, तो उन्होंने कहा मुसलमानों की शिक्षा के लिए ऐसे मतलब स्कूल खोले जाए कि उनके लिए बिल्कुल सेपरेट स्कूल खोले जाए, अलग से स्कूल खोले जाए। मुसलमान बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाएं, जैसा कि बुद्धिस्ट पैक्ट में कहा था, तो उन्होंने कहा उसको और दिया जाए। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं या मुस्लिम जो आबादी है वहां पर मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से मतलब विद्यालय खोले जाएं। तो इस तरीके से है। कुछ इन्होंने क्या है कि जो भारत में उसमें जो जाति व्यवस्था थी उसके लिए भी बात की कि जो शिक्षा है वो सभी
जातियों के लिए सुलभ कराई जाए। ठीक है, पिछड़ी जातियां, निम्न जातियां हैं तो इनके लिए अलग से विद्यालय खोल दिए जाए। जैसा कि उस बहुत बात तक भारत में, ये तो 1882-83 में बात हो रही है। ठीक है, और इसके बाद जब अंबेडकर जी की शिक्षा की व्यवस्था आती है तो ये तो उसके बाद के अंबेडकर की शिक्षा का टाइम है। तो वहां पर क्या है कि उनको साथ बैठ के शिक्षा नहीं ग्रहण करने दी जाती है। तो इसलिए, और ये आयोग को आभास था कि ऐसी समस्याएं आती हैं, उसने देखा था अपने, तो उन्होंने कहा कि भाई पिछड़े और निम्न जातियों के बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं, वहां उनकी शिक्षा हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा को ना दिया जाए। तो इस तरीके से ये कुछ इसके और जनरल सजेशन थे जिस पे हम लोगों ने बात की। तो अब एक बार हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न इस आयोग में कहां कहां से बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। एक तो सबसे पहले इसका पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा आयोग की अवधि पूछी जाती है। तो अवधि क्या है, 1882 से 1883। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो सर विलियम हंटर इसके आयोग के अध्यक्ष थे। गठन कब किया गया था, 3 जनवरी 1882 को इसका गठन किया गया था। रिपोर्ट कब आई, तो मार्च 1883 में रिपोर्ट आई। कितने सदस्य थे, 20 सदस्य थे। इनमें भारतीय सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। कितने पेज में रिपोर्ट दी थी, तो 770 पेज में रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। आयोग का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या था, तो मुख्य कार्यक्षेत्र था प्राथमिक शिक्षा। हालांकि आयोग ने जो अपनी संस्तुति है वो सभी शिक्षा पर दी थी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, लेकिन जो मुख्य उसका कार्यक्षेत्र था वो प्राथमिक शिक्षा का था। श्री पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था, तो 2 भागों में था, आ पाठ्यक्रम और बा पाठ्यक्रम। आ पाठ्यक्रम किसके लिए था, बा पाठ्यक्रम किसके लिए था, तो जो आ पाठ्यक्रम था वो साहित्यिक था, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए आ पाठ्यक्रम था। और जो बा पाठ्यक्रम था वो क्या है, जीवनोपयोगी, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने हैं, जो थोड़ी सी या निम्न शिक्षा ले पा रहे हैं, ठीक है, या जिनके पास शिक्षा के कम अवसर है, उनके लिए क्या है, बा पाठ्यक्रम होगा। और वो क्या है, जीवनोपयोगी होगा, आजीविका की पूर्ति करने के लिए होगा उनकी। तो इस तरीके से ये यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।